इसके बारे में स्टडी करेंगे। मतलब कि रोगजनक प्रोटोजोन्स वे प्रोटोजोआ जो ह्यूमन बीइंग और दूसरे एनिमल में डिसीज को कोज करते हैं उसे हम बोलते हैं पैथोजेनिक प्रोटोजोन्स। मतलब वे प्रोटोजोआ जो मानव और अन्य जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें हम रोगजनक प्रोटोजोआ कहते हैं। क्लियर? अब ये रोगजनक प्रोटोजोआ अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे सार्कोडिन्स भी होते हैं, फ्लैजिलेट्स भी होते हैं, स्पोरोजोन्स भी होते हैं। अब जो पैथोजेनिक सार्कोडिन्स होते हैं तो पैरासिटिक अमीबा के दो सामान्य वंश होते हैं, एक होता है एंट अमीबा और एक होता है एंड अमीबा। ये मनुष्य तथा अन्य जंतुओं की आंत में रहते हैं। अब ये जो आपको एंटमीबा हिस्टोलाइटिका दिख रहा है, तो एंटमीबा की दो जातियां होती हैं मानव और अन्य स्तनियों में जो मिलती है। एक होती है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका होती है, वो कहाँ पर मिलती है? ह्यूमन बींग्स में या मानव में देखने को मिलती है। और रेप्टाइल्स में मिलने वाली जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एंटमीबा इन्वेडेंस कहते हैं। आपको मेनली कौन सा ध्यान रखना है? एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, जो कि कहाँ परजीवी होती है? मनुष्य में परजीवी होती है। ओके। अब यहाँ पर हमने ये तो बात की कि ये पैथोजेनिक प्रोटोजोन्स है, इसमें पैथोजेनिक सार्कोडिन्स में कौन आता है? एंटमीबा आता है। ठीक उसी टाइप से हम आगे पढ़ेंगे, पैथोजेनिक फ्लैजिलेट्स भी होते हैं, उसमें कौन आता है? लिशमानिया और ट्रिपेनोसोमा आते हैं, और जियार्डिया आता है। और ये हुए पैथोजेनिक फ्लैजिलेट्स की बात कर रहे हैं। और पैथोजेनिक स्पोरोजोन्स की जब हम बात करेंगे तब हम प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पैरासाइट्स या परजीवी के बारे में हम बात करें कि कोई जीव जो है किसी दूसरे जीव पर निर्भर है। तो सबसे पहले तो अपन परजीवी किसे कहते हैं? ये सारे क्या है? पैरासिटिक प्रोटोजोन्स हैं। परजीवी किसे कहते हैं हम? तो ऐसी जाति जिसके सदस्य अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी अन्य जाति के सदस्यों, जिसे हम परपोषी कहते हैं, पर निर्भर करती है। अब जैसे देखिए, अपन बोल रहे हैं कि एंटमीबा हिस्टोलाइटिका किस पर निर्भर रहता है? ह्यूमन बीइंग पर निर्भर रहता है, मनुष्य पर। तो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका जो है, जो सिस्ट फॉर्म में है, तो ये एंटमीबा तो क्या हो गया? परजीवी हो गया। और ये डिपेंड किस पर रहता है? ह्यूमन बीइंग पर। तो ये मनुष्य क्या हो गया? इसका होस्ट हो गया, मतलब परपोषी हो गया। तो ये तो कहलाता है परपोषी, और एंटमीबा क्या कहलाएगा? परजीवी कहलाएगा। तो मतलब ऐसी जाति जिसके सदस्य अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी अन्य जाति पर या किसी अन्य जाति के सदस्यों पर निर्भर रहते हैं, तो वो जाति क्या कहलाती है? होस्ट या परपोषी कहलाती है, जिस पर ये निर्भर रहते हैं। क्लियर? तो ये इस पर डिपेंड रहते हैं, और फिर ये जीवन भर अपनी जैविक और आर्थिक रूप से उनके साथ में संबंध बना के रखते हैं। तो इनको हम क्या बोलते? जो निर्भर रहते हैं उसे तो हम बोलते हैं परजीवी, और जिस पर निर्भर रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? परपोषी। क्लियर? तो परजीवी और परपोषी के बीच का जो संबंध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? परजीविता या पैरासिटिज्म बोलते हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जब दो जीवों में परस्पर ऐसा संबंध होता है जिसमें एक जीव दूसरे जीव के शरीर के अंदर या बाहर स्थायी या अस्थायी रूप से रहता है और उसी से अपना संपूर्ण और आंशिक भोजन प्राप्त करता है, तो उसकी इस पारस्परिक संबंध को परजीविता या पैरासिटिज्म कहते हैं। क्लियर? तो मतलब जब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है, ओके, और उसी से अपना फूड लेता है, तो उस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिज्म बोलते हैं। क्लियर? वैसे तो प्रोटोजोआ के सभी ग्रुप्स में पैरासिटिक जातियां मिलती है, लेकिन उसमें से स्पोरोजोआ एक ऐसा ग्रुप होता है जो एक्सक्लूसिवली पैरासाइट होते हैं। क्लियर? नितांत रूप से वो परजीवी होते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले एंटमीबा हिस्टोलाइटिका की बात करते हैं। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका जो है ये ह्यूमन बीइंग पर या मनुष्य में परजीवी रहता है। क्लियर? और इससे जो डिसीज या रोग होता है उसे हम बोलते हैं अमीबियासिस या फिर अमीबी पैचिश कहते हैं। क्लियर? यह सार्कोडीना वर्ग के एंटमीबा हिस्टोलाइटिका के द्वारा होता है। इसके जो ट्रोफोजोइट्स होते हैं, ये आपको क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है? ट्रोफोजोइट। तो इसके ट्रोफोजोइट्स जो होते हैं वो परपोषी की बड़ी आंत में घुस जाते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, तो परपोषी की बड़ी आंत में घुस जाते हैं, मतलब कि उसकी लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल में घुसकर हिस्टोलिटिक एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं। यहाँ पर कौन? ट्रोफोजोइट करते हैं, और इंटेस्टाइन की वॉल की सेल्स को खा जाते हैं।
जिससे उसमें अल्सर्स बन जाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अल्सर्स बन जाएंगे, और ये अल्सर्स फूट कर इंटेस्टाइन में ब्लड और म्यूकस छोड़ते हैं। तब यहाँ जो अल्सर्स बनेंगे मतलब एक तरीके से घाव बन जाएंगे, उनसे ब्लड भी निकलेगा और म्यूकस भी निकलेगा, जो कि इसके फीसिस के साथ में बाहर की तरफ आ जाएंगे, इसके मल के साथ ये बाहर की तरफ आ जाते हैं। और कुछ विशेष परिस्थितियों में ये जो ट्रोफोजोइट्स होते हैं ये लीवर पर भी सॉरी लंग्स पर भी पहुंच जाते हैं और लीवर में भी पहुंच जाते हैं और फिर ब्रेन में भी पहुंच सकते हैं। तो कुछ विशेष परिस्थितियों में ये ब्रेन, लंग्स और लीवर में पहुंच जाते हैं और एप्सिस या फिर फुंसियां बना देते हैं वहां पर। ठीक है, इस तरीके की देखिए ये फुंसियों का या फिर जिसको हम बोलते हैं एप्सिस जो है उसका निर्माण करते हैं। इस पैरासाइट की लाइफ साइकिल में कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है, कोई बीच का होस्ट नहीं होता है, डायरेक्ट एक ही ह्यूमन बीइंग है होस्ट इसका, जिस पर ये डिपेंड रहते हैं। तो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में इस पैरासाइट का जो ट्रांसमिशन होता है या पारगमन होता है, वो पारगमन किस फॉर्म में होता है, चतुष्केंद्रीय पुट्टियों के रूप में या टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट कहलाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, चतुष्केंद्रीय पुट्टियों को टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट। तो मनुष्य में इसका जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो किसके द्वारा होता है, किस रूप में होता है, टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट के रूप में या फिर चतुष्केंद्रीय पुट्टियों के रूप में इसका पारगमन होता है या ट्रांसमिशन होता है। क्लियर। अब पुट्टी निर्माण जब होता है मतलब ये सिस्ट का जो फॉर्मेशन होता है, इससे पहले इसका ट्रोफोसाइट एक छोटी माइन्यूटा फॉर्म में चेंज हो जाता है। मतलब सिस्ट बनने के पहले जो ट्रोफोजोइट है वो एक स्टेज बनाता है जिसको हम बोलते हैं माइन्यूटा। क्लियर, माइन्यूटा फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसके बाद सिस्ट बनती है और सिस्ट होकर के फिर क्या होता है, वो टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आ गया। तो इसके पहले की स्टेज क्या होगी, माइन्यूटा होगी। ठीक है, माइन्यूटा होगी, उसके बाद टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। और ये सिस्ट जो है वो फिसिस के साथ जब बाहर आती है तो बाहर आने के बाद में ये फूड और वाटर को कंटामिनेटेड कर देती है, मतलब संदूषित कर देती है, और नए परपोषी में फिर संक्रमण फैलाती है। मतलब जब कोई भी ह्यूमन बीइंग इससे संक्रमित या इससे संदूषित जब भोजन या जल को ग्रहण करेगा तो उसमें इसका इन्फेक्शन हो जाएगा। क्लियर। तो ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है, टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट के थ्रू होता है। ये पुट्टियां जो हैं वो घरेलू मक्खियों की तरह तेजी से फैलाई जाती है। अपन देखते हैं, मान लो किसी खाने पर अगर मक्खियां बैठी होती है या पानी पर मक्खियां होती है और उसको अपन ग्रहण कर लेते हैं, और मान लो कि उसमें ये टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट प्रेजेंट थी तो वो हमारी बॉडी में अंदर चली जाएगी तो हमें एंटमीबा का इन्फेक्शन हो जाता है। क्लियर। तो अमीबी जो पेचिश है वो गर्म देशों में स्थानिक होता है और इसके इलाज के लिए एरिथ्रोमाइसिन, ओरियोमाइसिन, एमेटीन और मेट्रोमिडाजोल ये सब चीज़ें काम में लाई जाती हैं। अब नेक्स्ट आता है जियार्डिया। जियार्डिया जिसको हम लैम्बलिया इंटेस्टाइनलिस भी बोलते हैं, ये एक फ्लैजिलेट पैरासाइट होता है और ये कहाँ पर परजीवी रहता है, मनुष्य की छोटी आंत में पैरासाइट रहता है, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पैरासाइट रहता है। इसकी बॉडी कैसी होती है, ये पियर शेप की होती है, नाकाकार होती है। इसकी डॉर्सल सरफेस जो है वो तो कॉन्वेक्स होती है, जबकि जो नीचे वाली सरफेस होती है वो फ्लैट होती है। आगे वाले सिरे पर कुछ एक गहरी चूषण खांच होती है, इस वाले सिरे पर एक खांच होती है। इसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए ये खांच आपको यहाँ दिख रही है, यहाँ पर आपको दो न्यूक्लियस दिखाई देते हैं और इसमें 4 जोड़ी कशाब होते हैं। क्लियर। ये फ्लैजिला दिख रहे हैं तो 4 जोड़ी इसके अंदर कशाब होते हैं जो सिमेट्रिकली रूप से व्यवस्थित रहते हैं। ये पैरासाइट बाइनरी फिजन के थ्रू शीघ्रता से गुणन करता है या मल्टीप्लिकेशन करता है, मतलब द्विखंडन के द्वारा ये शीघ्रता से गुणन करता है और इंटेस्टाइन में उपस्थित भोजन में से एमिनो एसिड्स और विटामिन को खाता है। अब इसका जो ट्रांसमिशन होता है जियार्डिया का, एक तो सबसे इसका मेन लक्षण तो क्या है, पतले दस्त का लगना, मतलब इससे जो रोग होता है उसे डायरिया बोलते हैं और डायरिया में पतले दस्त लगती है। और इसका जो ट्रांसमिशन होता है मतलब मनुष्य में जो इसका इन्फेक्शन फैलता है वो किसके द्वारा फैलता है, सिस्ट के द्वारा या पुट्टियों के द्वारा होता है, जो कि मल के साथ बाहर आती है। और वापस यही सिस्ट जब मल के साथ बाहर आएगी तो ये फूड और वाटर को कंटामिनेटेड कर देगी और उससे नए परपोषी में वापस इन्फेक्शन फैलता है। और इसके इलाज के लिए क्या काम में लिया जाता है, क्लोरोक्वीन, एटेब्रिन और कैमुइक्विन काम में ली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिपेनोसोमा की। यह रोग ट्रिपेनोसोमा की स्पीशीज के द्वारा उत्पन्न होता है। सॉरी, ट्रिपेनोसोमा जो है ये कौन सा रोग करता है, ट्रिपेनोसोमियासिस करता है। ठीक है।
ट्रिपेनोसोमा की अलग अलग स्पीशीज होती है, और ये जो स्पीशीज होती है वो वर्टिब्रेट होस्ट के तो ब्लड में और इनवर्टिब्रेट होस्ट की आहार नाल में पैरासाइट होती है। अब आप यहाँ देखिए, एक तो मक्खी में इसकी लाइफ साइकिल चल रही है और एक ह्यूमन बीइंग में चल रही है। तो ये तो वर्टिब्रेट होस्ट है और ये इनवर्टिब्रेट है। तो वर्टिब्रेट होस्ट के तो ब्लड में चलती है इसकी लाइफ साइकिल, और इनवर्टिब्रेट होस्ट की एलिमेंट्री कैनाल में चलती है, मतलब आहार नाल में चलती है। ठीक है। और ये अन्य सभी जो पैथोजेनिक प्रोटोजुआ से बहुत ही ज़्यादा डेंजर होती है। अब हम देखते हैं कि अफ्रीका के अंदर एक डिसीज चलती है जिसे हम बोलते हैं अफ्रीकन स्लिपिंग सिकनेस। वो किसके कारण होती है? स्लिपिंग सिकनेस किसकी वजह से होती है? ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस की वजह से होती है। और इस ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस का ट्रांसमिशन या पारगमन किसके थ्रू होता है? सेट्सी फ्लाई के थ्रू होता है, या सेट्सी मक्खी के थ्रू होता है, जिसे हम ग्लोसाइना पाल्पेलिस कहते हैं। ग्लोसाइना पाल्पेलिस जो है, जब ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस को मनुष्य के अंदर ले जाती है तो उसमें क्या होने लग जाता है कि लिम्फेटिक सिस्टम उसका संक्रमित हो जाता है, और लिम्फेटिक सिस्टम के इन्फेस्टेशन से क्या होता है कि ग्रंथियां सूजने लगती है, लिम्फ ग्लैंड में सूजन आ जाती है, जो कि स्लीपिंग सिकनेस का एक मुख्य लक्षण होता है या मेन सिम्टम होता है। इसके बाद में ये पैरासाइट कहाँ चले जाते हैं? जो ब्रेन होता है उस ब्रेन के सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में प्रवेश कर जाते हैं, मतलब ये मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क मेरुद्रव में प्रवेश कर जाते हैं। उसके कारण क्या होता है? ब्रेन को नुकसान पहुंचता है और निद्रा रोग की निष्क्रियता अवस्था उत्पन्न हो जाती है। अगर जब ये ब्रेन में पहुंच जाता है उस वक्त अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो जो व्यक्ति है उसकी डेथ हो जाती है। इसके द्वारा ब्लड और लिम्फ में इन्फेक्शन होने पर क्या लिया जाता है? जर्मेनिन और लोमिडीन, ये दोनों अलग अलग हैं। जर्मेनिन और लोमिडीन लिए जाती है, और जब ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या लिया जाता है? ट्रिपरसेमाइड लिया जाता है। क्लियर? तो ब्रेन में इन्फेक्शन होने पर तो ट्रिपरसेमाइड, बाकी जर्मेनिन और लोमिडीन को काम में लिया जाता है। ये ट्रिपेनोसोमा का स्ट्रक्चर है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये फ्लेजिला है जो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन बनाता है, ये न्यूक्लियस है, ये वॉलिटीन ग्रेन्यूल्स है, और ये आउटर कवरिंग जिसे हम पेलिकल कहते हैं, और ये ब्लेफेरोप्लास्ट है जहाँ से फ्लेजिला निकल रहा है, और ये पैराबेसल बॉडी है। ओके, ये देखिए जो स्लिपिंग सिकनेस होती है, अफ्रीकन स्लिपिंग सिकनेस जिसे हम बोलते हैं, तो सेट्सी फ्लाई स्टेज है और ये ह्यूमन स्टेज है। तो क्या हो रहा है? सेट्सी फ्लाई ने सबसे पहले ब्लड को सक किया, तो यहाँ यहाँ से ये फिर जब मनुष्य के अंदर जाती है तो यहाँ तो क्या है, इसने किसी का खून लिया, मतलब ये ब्लड पर फीड करती है, तो यहाँ से मेटासाइक्लिक फॉर्म जो है वो इसकी बॉडी में है यहाँ पर। तो ये जो मेटासाइक्लिक इसने यहाँ से सक की है वो मेटासाइक्लिक फॉर्म ह्यूमन बीइंग के अंदर चली जाएगी जब ये उसको काटेगी। तो इंजेक्टेड मेटासाइक्लिक ट्रिपोमेस्टिगोड जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में, और ट्रिपोमेस्टिगोट में ये अपन क्या बोल रहे हैं कि इंजेक्टेड मेटासाइक्लिक ट्रिपोमेस्टिगोट ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लड स्ट्रीम ट्रिपोमेस्टिगोट विच आर कैरिड टू अदर साइड। क्लियर? तो यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं कि ये मेटासाइक्लिक जो ट्रिपोमेस्टिगोट फॉर्म होती है ब्लड में चली जाती है। फिर ये ट्रिपोमेस्टिगोट जो है वो बाइनरी फिशन के थ्रू, मतलब द्विखंडन के द्वारा ये मल्टीप्लाई होते हैं, और जैसे कि ब्लड में मल्टीप्लिकेशन होगा, इनका लिम्फ में होता है, स्पाइनल फ्लूइड में होता है। अब ये देखिए ये ट्रिपोमेस्टिगोट ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ से फिर वापस से जब कोई मक्खी काटती है तो ये जो है वापस उस मक्खी के अंदर पहुंच जाएंगे। अब ये जो ट्रिपोमेस्टिगोट फॉर्म जब सेट्सी फ्लाई में पहुंच जाती है उसके बाद में क्या होता है कि ब्लड स्ट्रीम ट्रिपोमेस्टिगोट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोसाइक्लिक ट्रिपोमेस्टिगोट। अब ये किसमें बदल रहे हैं? प्रोसाइक्लिक ट्रिपोमेस्टिगोट्स में बदल जाते हैं। कहाँ पर? सेट्सी फ्लाई की मिडगट में। और फिर ये प्रोसाइक्लिक ट्रिपोमेस्टिगोट जो है वो बाइनरी फिशन के थ्रू मल्टीप्लाई होते हैं, और ये जो प्रोसाइक्लिक ट्रिपोमेस्टिगोट होता है ये मिडगट को अब छोड़ देता है और एपीमेस्टिगोट में चेंज हो जाता है। और ये एपीमेस्टिगोट जो है वो इसकी इंसेक्ट की या फिर इस मक्खी की सलाइवरी ग्लैंड में मल्टीप्लाई होते हैं, और ये मेटासाइक्लिक ट्रिपोमेस्टिगोट में वापस से चेंज हो जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन बीइंग में इसका इन्फेक्शन किसके थ्रू हो रहा है, तो इसकी मेटासाइक्लिक फॉर्म से होता है। किसकी? ट्रिपेनोसोमा की मेटासाइक्लिक फॉर्म्स। क्लियर? और फ्लाई में या मक्खी में इसका इन्फेक्शन कौन सी फॉर्म में होता है? तो ट्रिपोमेस्टिगोट फॉर्म में होता है। क्लियर? तो ये पूरी इसकी लाइफ साइकिल है। इसकी एक और स्पीशीज होती है ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई। अभी हमने क्या पढ़ी थी? ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के बारे में पढ़ा था हमने, जो कि स्लिपिंग सिकनेस करती है, और दूसरी है ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई। ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई जो है इससे कौन सी डिसीज होती है?
ये करती है अमेरिकन ट्रिपेनोसोमियासिस करती है, क्लियर। या फिर इसे हम चागा रोग या चागा डिजीज भी कहते हैं। और इसका जो ट्राइटोमा वंश के खटमल होते हैं उनके थ्रू इसका ट्रांसमिशन होता है। और ह्यूमन बीइंग में इसका ट्रांसमिशन खटमल के काटने से नहीं होकर के उसके फीसस के द्वारा होता है, मतलब उसके मल के द्वारा होता है, क्लियर। और इसमें होते क्या है, इस रोग में सिम्टम क्या होता है कि जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनमें सूजन आने लग जाती है, हेडेक होता है और बुखार आता है। ये मेन इसके लक्षण होते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर इसकी कोई वैसे तो खास चिकित्सा नहीं है, लेकिन अस्थायी तौर पर इसमें प्रीमाक्विन और प्यूरोमाइसिन को लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिश्मानिया की। ये भी पैथोजेनिक प्रोटोजोन है और ये एक फ्लैजिलेट पैरासाइट है। और लिश्मानिया जो है वो कौन सी डिजीज को कोज करता है, लिश्मेनियासिस को करता है, ठीक है। ये फ्लैजिलेट पैरासाइट होता है लिश्मानिया, और वर्टिब्रेट प्राणियों के अंगों की जो फेगोसाइट्स होती हैं उनमें, और इंसेक्ट की एलिमेंट्री कैनाल में ये पैरासाइट रहता है, क्लियर। लिश्मानिया की भी अलग अलग स्पीशीज होती है। एक है लिश्मानिया डोनोवेनी। लिश्मानिया डोनोवेनी जो है वो काला आजारिया अंतरंग लिश्मेनियासिस, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, विसरल लिश्मेनियासिस कोज करता है। मतलब इससे कौन सी बीमारी होती है लिश्मानिया डोनोवेनी से, काला आजारिया अंतरंग लिश्मेनियासिस या फिर विसरल लिश्मेनियासिस होती है। अब ये पैरासाइट करता क्या है, मतलब ये डिजीज जो है ये वैसे तो इंडिया है और साउथ चाइना है, इन जगह देखी जाती है। लेकिन इस पैरासाइट के थ्रू क्या होता है कि रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम जो होता है, वो रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जाली का अंतस्तर, तो वो क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। उसके कारण जो स्प्लीन है उस स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, ठीक है। प्लीहा का पर्याप्त रूप से बढ़ जाना, मतलब स्प्लीन जो है वो बढ़ जाती है, ये इसका मेन लक्षण होता है। अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो ये बहुत ही डेंजर हो जाता है, और इसके ट्रीटमेंट में हम सोडियम एंटीमोनल ग्लूकोनेट और यूरिया स्टीबेमाइन काम में लेते हैं। फिर एक दूसरी स्पीशीज होती है लिश्मानिया ट्रॉपिका। लिश्मानिया ट्रॉपिका जो है वो स्किन लिश्मेनियासिस या फिर ओरिएंटल सोर नाम का रोग करती है, जिसे हम प्राच्यदाह भी कहते हैं। और इसका इन्फेक्शन जो त्वचा की अंतःस्तरीय कोशिकाओं में ही सीमित रहता है। और ये जो है नियमित रूप से जो फोड़े हो जाते हैं उनकी सफाई और मरहम पट्टी तथा उसके चारों तरफ एट्रेबीन बर्बेराइन सल्फेट इनको लगाने से क्या होता है, रोग पर कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। फिर दूसरा होता है लिश्मानियासिस ब्रेसिलियंसिस। लिश्मानियासिस ब्रेसिलियंसिस जो है वो एस्पंडिया नामक रोग करता है। और इसमें क्या होता है, शरीर के अधिकतर भागों में बहुत से फोड़े बन जाते हैं, और इसमें नासा गुहिकाओं मुख और ग्रसनी में फफोले बन जाते हैं। और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या काम में लिया जा इस एक तो मेन तो ये हो गया कि इसके ट्रीटमेंट के लिए एंटीमनी औषधियाँ जो होती है उनका इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है, लिश्मानिया ब्रेसिलियंसिस में। और लिश्मानियों की जो जातियाँ होती है उसका जो ट्रांसमिशन होता है वो फ्लेबोटोमस वंश की जो सैंड फ्लाई होती है उनके थ्रू होता है, ठीक है। तो फ्लेबोटोमस वंश की सैंड मक्खियों के काटने से लिश्मानिया का इन्फेक्शन होता है या ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट आता है ट्राइकोमोनास। ट्राइकोमोनास कौन सी डिजीज करता है, तो सबसे पहले तो ट्राइकोमोनास क्या है, एक फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और एक अक्षदंड होती है, एक पराधाई काय होती है, और 4 से 6 इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, और एक कशाब इसमें पीछे की तरफ रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो ट्राइकोमोनास की सबसे सामान्य जाति जो है वो कौन सी है, ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस है, जो कि फीमेल की वेजाइना में रहता है या महिलाओं की योनि में रहती है, ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस, ठीक है। और कौन सी डिजीज को कोज करती है, वेजाइनिटिस कोज करती है। इस डिजीज में होता है क्या है कि फीमेल की वेजाइना में जलन होती है, खुजली होती है, और एक फ्लूइड डिस्चार्ज होता है। और इसका जो ट्रांसमिशन होता है, इस रोग का जो पारगमन होता है वो कैसे होता है, पुरुषों के द्वारा इंटरकोर्स से होता है, और पुरुष जो है इसमें मध्यस्थ का काम करते हैं। यहाँ तक कि अपन देखते हैं कि जो मेल होते हैं उनके यूरिथ्रा और प्रोस्टेट में भी इनका इन्फेक्शन सामान्य देखा जाता है, सामान्य होता है। और इस रोग को ठीक करने के लिए एक तो क्या काम में लिया जाता है, आर्सेनिक और आयोडीन की औषधियाँ, और एंटीबायोटिक्स में काम में ली जाती है ओरियोमाइसिन और टेरामाइसिन काम में ली जाती है। फिर नेक्स्ट आता है प्लाज्मोडियम।
प्लाज्मोडियम की जो अलग अलग स्पीशीज होती है वो मलेरिया को कोज करती है और ये एक स्पोरोजोन पैरासाइट है। ये फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। ये पैरासाइट मनुष्य में लीवर सेल्स और आरबीसी पर आक्रमण करता है। तो जो प्लाज्मोडियम है एक तो लीवर सेल पर और आरबीसी पर आक्रमण करता है। अब अलग अलग प्लाज्मोडियम की स्पीशीज जो है वो अलग अलग टाइप का मलेरिया कोज करती है। तो इसमें प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो है, ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो है वो टर्शियन मलेरिया या तृतीयक मलेरिया को कोज करती है। और नेक्स्ट जो है प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम ओवल ओवल मलेरिया को कोज करती है, जिसमें हर तीसरे दिन बुखार आता है। और प्लाज्मोडियम मलेरी, ये मलेरी जो है वो क्वार्टन मलेरिया या चतुर्थक मलेरिया को कोज करती है। इसमें हर चौथे दिन बुखार आता है, समझ में है। टर्शियन मलेरिया हर तीसरे दिन बुखार आता है। जो ओवल मलेरिया है उस ओवल मलेरिया में भी हर तीसरे दिन बुखार आता है। और जो प्लाज्मोडियम मलेरी है जिसको हम क्वार्टन मलेरी बोलते हैं, उसमें हर चौथे दिन बुखार आता है, इसलिए उससे अपन क्वार्टन मलेरी बोलते हैं। फिर आता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये कौन सा मलेरिया करता है, मैलिग्नेंट टर्शन मलेरिया को कोज करता है ये। इसमें हर तीसरे या चौथे दिन के बाद में वापस रिपीट होता है बुखार। और मलेरिया की चिकित्सा के लिए क्या काम में लिया जाता है, इसमें अलग अलग औषधियाँ काम में ली जाती है, जिसमें एट्रेब्रिन है, क्विनीन है, क्लोरोक्विन, कैमाक्विन और डेराप्रिम है। ये आप प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इस टाइप का प्लाज्मोडियम होता है। उसके बाद आता है टॉक्सोप्लाज्म गोंडियाई, ये एक स्पोरोजोन पैरासाइट होता है। और ये जो डिजीज कोज करता है उसे हम क्या बोलते हैं, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। इसी के नाम से डिजीज होती है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस होती है। ठीक, ये पैरासाइट जो है ये स्पोरोजोन पैरासाइट्स होता है। और ये रेटिकुलो एंडोथीलियल, मतलब जो जाली का अंतस्तरीय जिसको रेटिकुलो एंडोथीलियल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सेल्स में रहता है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडियाई। और डिजीज कौन सी कोज करता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस कोज करता है। क्लियर। और इनका जो नंबर है वो जो एंडोडायोजेनी के थ्रू बढ़ता है। और कई बार क्या होता है, कुछ स्पेशल कंडीशन में बड़ी बड़ी सिस्ट भी बन जाती हैं। और नॉर्मली तो क्या होता है, ये पैरासाइट अपने होस्ट में बिना किसी लक्षण को प्रकट किए हुए रहता है। लेकिन यदि इससे इन्फेक्टेड कोई महिला है, अगर वो कंसीव कर लेती है तो उसका मिसकैरेज हो जाता है। किससे, टॉक्सोप्लाज्म का इन्फेक्शन अगर किसी फीमेल को है और उसने कंसीव कर लिया है तो उसका मिसकैरेज हो जाता है। इसके अलावा यदि कंसेप्शन करने के तीसरे महीने में अगर कोई फीमेल है उसको अगर इसका इन्फेक्शन हो गया है इसका टॉक्सोप्लाज्मा गोंडियाई का, तो उसके जो वॉर्म में विकसित हो रहा जो शिशु होता है उसके नर्वस सिस्टम पर उसका इफेक्ट पड़ता है और उसकी जन्म के बाद में डेथ हो जाती है उस बच्चे की। और इसमें ट्रीटमेंट के लिए सल्फाडाइजिन के साथ में डेराप्रिम का मिश्रण काम में लिया जाता है। अब एक आता है बेलेंटिडियम कोलाई। बेलेंटिडियम कोलाई जो है वो डिजीज कौन सी कोर्स करता है, बेलेंटिडियल अतिसार, जिसे हम बेलेंटिडियल अतिसार या बेलेंटिडियल पैचिश भी कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि डायरिया के साथ साथ में लार्ज इंटेस्टाइन में अल्सर्स बन जाते हैं। और इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर के साथ में इसकी पट्टियों के द्वारा परजीवी का नए परपोषी में पहुंचना। और चिकित्सा के तौर पर इसमें अपन देखते हैं कि कार्बासोन, ओरियोमाइसिन और टेरामाइसिन को काम में लिया जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने जो पैथोजेनिक प्रोटोजोन्स है उनके बारे में देखा, ये कौन कौन सी डिजीज कोज करते हैं उनके बारे में पढ़ा। थैंक यू।